नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं राजेंद्र यादव द्वारा रचित उपन्यास सारा आकाश का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। कॉलेज से लौटते समय अमर मिला, दोनों हाथों में फुटबॉल घुमाता हुआ, शायद कहीं खेलने जा रहा था। देखते ही बोला, समर भैया, भाभी को लेकर आ गया हूँ। मैं सिर झुकाए चला जा रहा था, एकदम चौंक गया। मुंह से आश्चर्य से निकला, अच्छा? और घर लौटने को उठते कदम सहसा रुक गए। कुछ देर निरुद्देश्य सा उसके मुंह की ओर देखता रहा, फिर पूछा, कोई खास बात? खास बात तो कुछ नहीं, बड़ी मुश्किल से भेजा है। भैया, उनके घर वाले बड़े बदतमीज हैं। मैं तो साफ कह देता हूँ, आगे से नहीं जाऊंगा। क्यों, पकड़ कर पीट पाट दिया क्या तुमको? मैंने कंठ को भरसक दबाकर नीचे स्वर में जहर बुझी मुस्कुराहट के साथ पूछा। बस पीटना ही बदतमीजी होती है क्या? उठते बैठते जब देखो तब तुम्हारी बड़ी भाभी ऐसी, तुम्हारे अम्मा बाबूजी ऐसे। हम लाख बुरे हों लेकिन अपने घर वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। उसने मेरी चिंता किए बिना उद्दत ढंग से कहा। और समर भैया कैसे हैं, यह नहीं बताया? मैं एकदम पूछ बैठा। स्वर में अनजाने की कोमलता आ गई थी। जाने उसने मुझे अपने घर का पर जाकर कैसा बताया होगा। भैया, यह तो बात है, तुम्हारी वहां सब तारीफ करते हैं। तारीफ? मैं अथाह आश्चर्य से चौंका, फिर अविश्वास से बोला, तू समझा नहीं होगा। हाँ, ये भी हो सकता है, उसने मान लिया। वैसे तुम्हारे बारे में ज्यादा बातें हुई नहीं, बस एक आध बार पूछा कितनी पढ़ाई और रह गई है, और इस समय प्रभा को ले जाने से पढ़ाई का नुकसान तो नहीं होगा। ये भी कह रहे थे कि जितना पढ़ेंगे उन्हें तो खुशी ही होगी। हाँ, इस बात का बुरा मान रहे थे कि पहली बार तुम्हें ही लेने जाना चाहिए था, ये कायदा है। मैंने समझा तो दिया कि गौना तो शादी के साथ ही हो गया था। फिर भैया आजकल बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बस, और तो सब ठीक है। उसके आत्म प्रशंसा के प्रवाह को रोक कर मैंने पूछा, तारीफ शब्द से जो जिज्ञासा गले तक उमड़ आई थी, उसका समाधान इन बातों से नहीं होना था। तो समझा नहीं होगा कहकर मैं अमर को उकसाना भी चाहता था और पक्का भी करना चाहता था कि कहीं उनकी बातों में व्यंग तो नहीं था। अब क्या पूछूं? उठती लहरों की तरह यह शब्द मेरे मानसिक उद्वेग को बुरी तरह बढ़ाया जा रहा था। मन में एक प्रबल आवेश उठा कि किससे जाकर पूछूं कि तुमने मेरे बारे में क्या कहा। उस एक क्षण को मुझे लगा कि कितना घोर अनुचित व्यवहार किया है मैंने भी। आज अदालत में खड़ा करके कोई मुझसे पूछे कि सुहागरात के दिन तुम अपनी पत्नी से क्यों नहीं बोले थे, क्या केवल इसलिए कि तुम्हें देखते ही गठरी बनकर नहीं बैठ गई थी और यूं ही खड़ी रही थी, या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आकांक्षाएं बहुत ऊंची थी और तुम नारी को उसमें बांधना चाहते थे। विवाह तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कर दिया गया था। छी, ये भी कोई ठोस कारण है न बोलने का? अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए उस समय मैं क्या जवाब दूंगा, क्या आधार बताऊंगा? उस सारे व्यवहार का सिवा एक भावुक आवेश के मुझे लगा मेरा सारा व्यवहार गलत ही नहीं मूर्खतापूर्ण भी था। आत्मग्लानि से मेरा मन भर आया। बस, और तो कोई खास बात नहीं है। पूछते थे कि कब लौट आएंगे। भाभी कुछ कमजोर सी हो गई हैं, सो कहते थे जरा दवा वगैरह की जरूरत पड़े तो ध्यान रखिएगा। अमन ने कहा और चलने को तैयार हो गया। क्या तबीयत खराब रही थी? एकदम मैंने पूछा और साथ ही अपनी कमजोरी पर झेप भी गया। हाँ, शायद रही हो, दासिनों की तरह कहता हुआ वह अमर फुटबॉल को यूं ही उछालता और लपकता हुआ गायब हो गया। ध्यान रखने को कहलवाया। यहाँ बाबूजी कह रहे हैं कि ठीक समय पर खाना पीना मिल जाएगा। दूसरी बार बहू आई हो, सारा काम उसी को कराने की योजनाएं बन गई हैं। कम से कम दो एक बार तो आ लेने देते। हमारे घर का रवैया भी अजब है। तब क्या उसने मेरी तारीफ की होगी सचमुच? नहीं नहीं, अमर समझा ही नहीं होगा। यूं घर चलते समय बड़ी झिझक लग रही थी, लेकिन लगा कि पिछले दिनों छाई उदासी कहीं छट गई है और नीचे का निर्मल लहराता जल निकल आया है। किसी तरह इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उसने घर जाकर मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहा। नहीं जी, कुछ न कुछ तो कहा ही होगा। कहीं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर कहा होता तो अमर से बात ताने में ढालकर किसी न किसी तरह से कह जरूर दी जाती। और लोगों के बारे में भी तो कहा ही गया है। उस समय मुझे अपनी प्रचंड मूर्खता पर क्रोध आता रहा कि मैंने जी भरकर उसका चेहरा भी नहीं देखा। अब उसके सामने पड़ूंगा तो कैसे, यही सोच सोच कर प्राण सूखे जा रहे थे। यह न बोलने का बंधन पालने में का क्या तुक है? उस समय मन में आ रहा था कि अपने प्रति किए गए बड़े से बड़े अपराध को
या तो हंसकर टाल दूं या ध्यान ही ना दूं। अपने पर आश्चर्य भी हो रहा था कि इतनी ताजगी, इतना हल्कापन मेरे भीतर कहाँ से भर गया। तब भी निहायत गंभीर चेहरा लिए अपने को अधिक से अधिक स्वाभाविक बनाए मैं घर आया। मानो अमर मुझे मिला ही ना हो और मुझे प्रभा के आने की बात पता ही ना हो। सुस्त थका सा मुंह और सूखे होठ। मुझे देख कर दूर से ही मुन्नी चिल्लाई, समर भैया, भाभी आ गई। आ गई तो मैं क्या करूं? जाने कैसे मेरे मुंह से निकला और उसी पल वो डॉक्टर को दिखाने वाला संकेत भी दिमाग में कौध गया। मन अकारण ही झुठला आया। अपनी कोठरी की ओर इस तरह चलता रहा जैसे कॉलेज से बहुत परिश्रम करके आया हूँ और अब अपनी पुस्तकें रखने की जल्दी में हूँ। उस समय अपने आप को किस तरह नियंत्रित कर रहा था मैं ही जानता हूँ। खुले किवाड़ों से सामने की कोठरी में मुझे उसका संदूक दिखाई दिया। मन पुलक उठा। उत्सुकता हुई कि देखूं कमरे में और क्या क्या नई चीजें आ गई हैं। यह जानकर संतोष विवाह के प्रवाह को रहने को कोई और जगह नहीं है। रहना तो मेरी ही कोठरी में है। विवाह के दिनों में जो कमरा हमें मिला था वह फिर से भाई साहब के कब्जे में आ चुका था। अब तो उसे बोलना ही पड़ेगा, देर से या जल्दी। मैं भी अब उतनी ही अकल नहीं दिखाऊंगा। कमरे में एक खूंटी पर चादर टंगी थी जिसे ओढ़कर वह आई होगी। एक और दीवार के सहारे प्लास्टिक की चप्पल है। संदूक के बगल में ही बांस की ये टोलची, उसमें सफर का सामान। इधर उधर देखकर मैंने चुपके से तौलिया हटाया। गोल गोल मोड़ कर एक माया रखी हुई थी। रेलवे बुक स्टॉल से खरीदी होगी। एक पन्ना पलटा, बड़े साफ और मोती जैसे अक्षरों में लिखा था, प्रभा। मन में उठा, पास में मैं भी अपना नाम लिख दूं। फिर झट सारी चीजें चुपचाप रख दी। अगर देख लिया तो क्या समझेगी। दिन ढल चुका था, मैं चुपचाप बाहर आ गया। भाभी और मुन्नी की निगाहों से जानबूझकर बचता हुआ सा। किसी के सामने पढ़ने को मन नहीं था। सभी मजाक करेंगे, कहाँ जाऊं। लॉन में जाकर पड़े रहने की भी इच्छा नहीं थी। मंदिर जाना उस घटना के बाद बंद कर दिया था। दिवाकर के यहाँ जाने की इच्छा हुई लेकिन टाल दिया। पता नहीं कितनी देर लगे। यूं सड़कों पर भटकता रहा। छोटे छोटे ठेले लगाए पंजाबी शरणार्थियों ने साबुन साग की फेरियां लगानी शुरू कर दी थी। लड़के मूंगफली और चने बेचने लगे थे। कुछ फुटपाथों पर काठ की दुकानों पर कपड़े बेचने लगे थे। एक बात माननी पड़ेगी, कितने साहस और अध्यवसाय के साथ इन लोगों ने अपने को जमनाना शुरू कर दिया है। इतने भयानक कष्टों के बाद, ऐसी प्रलय से गुजर चुकने के बाद हम लोग तो केवल भीख ही मांगते पड़े रहते। क्या क्या नहीं उन्होंने सहा, क्या क्या नहीं देखा। अपने छूटे हुए बैलों को, बिछड़ी हुई धरती को याद करते हुए, मरे हुए रोते हुए फिर भी नए सिरे से उद्यम में लग जाते। औरतें दिन रात नलों के नीचे बैठी कपड़े कूटती रहती हैं। बहुत दिन बाद याद आया कि मैं संघ के बौद्धकों में भी नहीं गया। उधर ही चलूं, लेकिन इतनी दिन न आने का क्या कारण दूंगा। झेप भी लगेगी। आज नहीं फिर किसी दिन जाऊंगा। पिछला सारा विषाद और सारी चिंता कहाँ चली गई, मुझे खुद आश्चर्य था। कल जब इस समय इसी पुल से गुजर रहा था तो तनाव से नसें फटी जा रही थी। यह प्रभा सच्ची बहुत गहरी और समझदार लड़की है। कोई और लड़की होती तो घर जाकर मेरी बुराई करती कि मुंह दिखाने की हिम्मत ना पड़ती। बताया होगा कि पढ़ने में व्यस्त हैं, परीक्षा पास आ रही है। यही तो फर्क है एक पढ़ी लिखी लड़की में और बेपढ़ी में। हमारे यहाँ भी क्या उस दिन जरा सा नमक ज्यादा होने से बबेला मचा दिया। अरे आदमी है, जरा नमक ज्यादा पड़ गया हो तो ऐसी क्या मुसीबत आ गई। और अब क्या उसे जिंदगी भर माफ नहीं किया जा सकता। भाई नई नई बहू आई, घबरा गई होगी, नई जगह, नए आदमियों के बीच, और अम्मा और भाभी जैसे भयानक आलोचक। बेचारी बौखला गई होगी। मुझसे ही कोई कह दे कि क्लास में खड़े होकर एक पेज पढ़ दो तो एक लाइन भी पढ़कर नहीं सुनाई जाएगी। खड़ा खड़ा हकलाता रहूंगा और सारा शरीर पसीना पसीना हो जाएगा। असल में मैं शुरू से ही बहुत जल्दबाज रहा हूँ। जरा कोई बात देखी कि झट अपने विचार बना डाली। ये मेरी बहुत ही बड़ी कमजोरी है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना ही होगा। इस सारी घटना में तो सारा दोष मेरा ही है। उसका तो कोई कसूर नहीं। इस समय मैं पुल की दीवार के सहारे खड़ा खड़ा नीचे दूर तक चली जाती रेल की पटरियों को देख देख कर अथाह आश्चर्य करता रहा कि वो कौन सी और कैसी दुश्चिंताएं रही होंगी जिनके कारण मंदिर के उस कोने में बैठकर मैं सिसक सिसक कर रोया हूँ। और क्या वे बातें वास्तव में इस लायक थीं कि उन पर बैठकर यूं घंटों सिर खपाया जाए या यूं रोया जाए। उस समय
उसके उपेक्षापूर्ण व्यवहार, पत्र न डालने की गुस्ताखी सबको भूल गया। काफी देर बाद जब याद आया तो भाभी ने न जाने कहाँ से निकल कर कहा, लाला जी खाना वाना नहीं खाना है क्या? बहू भूखी बैठी है। यहाँ तो राह देखते देखते पलके सूझ गई कि अब आए, और लाला जी के सुबह से दर्शन ही नहीं हो रहे। आज तो तुम सुबह के गए अब आए हो, मैं जानू कॉलेज के बाद भी नहीं आए। परिहास उनकी वाणी से फूटा पड़ रहा था। इधर मैंने बेकार की बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था और सिर्फ जरूरी बातों का ही जवाब देता था। अक्सर ही भाभी के मजाकों का मुझे बुझे स्वर में जवाब देकर समाप्त कर डालता। किसी से बात करने का मन नहीं होता था। चाहता था उसी व्यवहार को इस समय भी बनाए रखूं, ताकि कोई मेरे इस आकस्मिक परिवर्तन को भाप ना ले। बड़े संजीदा स्वर में कहा, हाँ मुझे यूं ही भाभी कुछ काम था। प्रभा के आने का भी पता नहीं भाभी। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, मानो उनकी बात को नहीं समझा। फिर से ऐसा जल्दी मचाता बोला, भाई मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे पहले खाना तो दे दो, भूख लगी है, फिर बैठकर पढ़ना है। पीछे खाना मिलेगा, पहले मिठाई खिलाओ। कहीं दूर गहराई से मुन्नी की आवाज सुनाई दी। जवाब में भाभी हंस पड़ी, अरे इन्होंने खिलाई मिठाई, ससुराल की मिठाई खाने को तो बड़ी जल्दी लपकेंगे। वह हंसते हुए सुंदर लगती हैं। अरे तुम छोड़ो मिठाई उठाई भाभी, मुझे तो रूखी रोटी ही दे दो, यही बहुत है। मुबारक हो मिठाई तुमको और ससुराल वालों को, मैंने व्यस्तता के भाव से कहा, और खा पी कर जल्दी पढ़ने बैठूंगा, बोर्ड के इम्तिहान है मेरे। इस समय भाभी प्रसन्न दिखाई नहीं। खा पी कर लालटेन सामने रखकर मैं पढ़ने बैठ गया। ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी बहुत तेज नहीं थी। पढ़ने में नींद जल्दी आ जाती है, अधिक परिश्रम नहीं होता, इसीलिए मैं जमीन पर ही बिस्तर बिछाता और चारपाई एक और खड़ी रहती। उस पर मेरे गंदे से गंदे रजाई गद्दे लदे रहते। मैं रोज इस बात की कसम खाता कि 12-1 बजे तक पढ़कर 4:30-5 पर सुबह उठ जाया करूं, लेकिन यह प्रोग्राम कभी चल नहीं पाया। घर भर में मैं ही सबसे ऊंची क्लास में पढ़ता था, इसलिए मुझे एक अलग लालटेन लेने का अधिकार था। बाकी दोनों भाई एक ही लालटेन से पढ़ते थे। हालांकि इस पर भी आए दिन उद्यम उठता रहता था कि बाकी एक लालटेन से सारे घर का काम कैसे चले। खास तौर पर जिस दिन मैं लालटेन जल्दी छोड़कर सो जाता और भैया देख लेते, उस दिन तो मिट्टी के तेल को लेकर जो हंगामा मचता, उसका वर्णन तो न करना ही अच्छा है। लालटेन के सामने पुस्तक में आके गड़ाए सिर झुकाए मैं बैठा रहा। मैथ्यू आर्नल्ड की सोहराब और रुस्तम किताब थी, लेकिन पढ़ने का प्रयत्न करके भी पढ़ा नहीं जा रहा था। हार कर वह प्रयत्न भी छोड़ दिया, चुपचाप प्रतीक्षा करने लगा। कभी कभी ध्यान आ जाता तो पन्ना पलट लेता। देखना मैं ये चाहता था कि वो आखिर क्या करती है। जानता था जब वो घर का सारा काम खत्म हो जाएगा तो वहाँ की सारी बातें हो लेंगी। यहीं की सारी बातें जब मुन्नी और भाभी से सुन ली जाएगी तो वो आएगी। मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। आखिर कितनी बातें और करनी है। पैरों की आवाज से सुना कोई आ रहा है। अभी तक नीचे बातें करने की जो भनभनाहट सुनाई दे रही थी, वह भी बंद हो गई थी। मैंने देखा कि इधर अम्मा बिल्कुल चुप थी। वो स्पष्ट उपेक्षा दिखा रही थी। उन्हें जाड़ा ज्यादा लगता था, सो चुपचाप रजाई ओढ़े, हाथ में माला की थैलियां लटकाए मन ही मन उसकी गुड़िया गिन रही थी। मैंने वहीं बैठे बैठे अनुमान लगाया। एक मन हुआ कि चलो जरा बाहर से नीचे जाकर देखूं कि देर क्या है, लेकिन एक तो अगर भैया अपने कमरे में हुए तो देख लेंगे, दूसरे ऊपर से अम्मा का कमरा या बैठने की जगह नहीं दिखाई देती थी। यूं मैं भी डरता डरता सा अनावश्यक रूप से बाहर छत के एक और मुड़े के सहारे बनी मोरी तक हो आया। फिर कल्पना करने लगा, मुन्नी अपनी चारपाई पर पड़ी होगी, नाक तक रजाई खींच के, भाभी अम्मा के पैर दबा रही होंगी, और शायद मुन्नी की चारपाई से रखी झुकी सिमटी सी प्रभा बैठी बैठी सुन रही होगी, मना रही होगी कि जल्दी से इन लोगों की बातें समाप्त हों और दिन भर की हारी थाकी जाकर आराम करें। लगा दरवाजे पाकर कोई चुपचाप खड़ा है। छाया से जाना कि वही थी। या तो मुझे पढ़ता हुआ देख रही थी या भीतर आने में झिझक रही थी। कुछ देर बाद भीत से ढंग से आकर उसने आहिस्ता से संदूक खोला कि जरा भी आवाज ना हो। ससराहट से अनुमान लगाया कि कपड़े निकाले होंगे। कुछ देर यूं ही बैठी सोचती रही, फिर घुटनों पर हाथ रखकर उठी और बाहर चली गई। थकी है, शायद कपड़े बदलने बाहर गई है। मेरी सारी इंद्रियों की चेतना कानों में आ गई थी। चूड़ियों की हल्की झनक, वस्त्रों की ससराहट, स्वस्थ युवा नारी शरीर की अजब सी सुगंध का झोंका जैसे कमरे में आया और चला गया। मन विभोर हो आया और
तारों पर पड़ी टंकार की तरह नसें लरज उठी। अपने भीतर व्यक्त होने वाले इस विचित्र उल्लास की उष्णता को मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन यह उष्णता जैसे रग रग में फैलकर मेरे रोए रोए में समा गई थी। पिछली सारी बातें दिमाग में से उड़ गईं और भविष्य के न जाने कितने सुखद पूर्ण दाम्पत्य जीवन के सुनहले चित्र झलमलाकर थिलकने लगे। सैकड़ों सिनेमाओं और कहानियों में देखे पढ़े दृश्य प्रेम की किरणाएं दिमाग में आ गईं। कैसे हम लोग खेलेंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे, गुदगुदाएंगे, नाराज होकर मनाया करेंगे। प्रभा शैतानी से मेरी किताब लेकर भाग जाया करेगी। मैं अब पढ़ना बंद करके उससे ब्याह करूंगा, लेकिन मैं गुस्सा दिखाकर उसके पीछे भागा करूंगा। वो सारा हास्य विनोद, बिजली की तरह थिरकती किलकारियां और बादल की तरह बरसता उल्लास मैं स्पष्ट अपनी आंखों के सामने देखता रहा। क्रम क्रम से उठकर चलते हुए उसके पगों के पीछे पीछे मेरी दबी दृष्टि दरवाजे तक गई। पाँव में महावर लगा था, गोरी एड़ियों पर चांदी के तोड़िए झूल रहे थे, जो कदम रखने पर साड़ी की किनारियों से ढक जाते थे और उठाने पर झलक उठते थे। एक कदम बढ़ाकर उसने दहली पार की तो मुझे लगा जैसे मेरे भीतर से गले तक एक आवाज उठ चली आ रही है, प्रभा सुनो। बड़ी कोमल, बड़ी मधुर, उसे पुकारने की दुर्निवार इच्छा को मैं कैसे रोक पाया, आज मैं नहीं जानता। मुश्किल से मैंने अपने आप को समझाया कि वो कपड़े बदलने गई है, अभी आती होगी। किताब, कागज, पढ़ाई सब मेरे सामने से चले गए। भावनाओं की आंधी में डूबा बस मैं वहीं रह गया, जो हर पल अपने घर से अधिकार खोता चला जा रहा था। लगा जिस धरती पर मैं बैठा हूँ वह एक और झुकी चली जा रही है। तभी छत के दूसरे सिरे से आकर शायद भैया कमरे से भाभी का हल्का सा स्वर सुनाई दिया। नहीं प्रभा, वहीं जाकर सो। चारपाई ना हो तो मैं डाले आती हूँ। यहाँ अभी तुम्हारे जेठ जी आते होंगे। न जाने उसने क्या गुनगुन जवाब दिया, जिसके उत्तर में भाभी का ऊंचा स्वर आया। आखिर तुम वहां सोना क्यों नहीं चाहती हो? उस स्वर में जाने क्या था। मुझे उनकी डॉक्टर वाली बात याद हो आई, क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने धीरे से कुछ मजाक की बात की। प्रभा की ओर से भनभनाहट हुई। लगा मजाक उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर सन्नाटा रहा। फिर भाभी ने समझाने के स्वर में कहा, देखो प्रभा, मान जाओ, ऐसा नहीं करते। तुम नई बहू हो, शुरू से ही ऐसा करोगी तो फिर आगे कैसे चलेगा? तुम्हें तो सारी जिंदगी बितानी है, यहाँ तो सब होता ही रहता है। उनके उत्तर में प्रभा का काफी तेज, तीखा और दृढ़ उद्दत स्वर सुनाई दिया। जबरदस्ती वहीं कहाँ जाकर सोऊं? मुझसे तो नहीं होता जिठानी जी कि कोई दुत्कारता रहे और पूछ हिलाते रहो, ठोकर मारता रहे और तलवे चाटते रहो। उनके बोर्ड के इम्तिहान है तो मैं क्या तंग कर रही हूँ? कुछ हो गया तो बाद में सब मेरा ही नाम लेंगे। हमारा यहाँ आना तो उन्हें जम दिखाई दे नहीं रहा है। तुम कहती हो कि वहीं जाके सो। प्रत्येक शब्द में जहर मुझे तीर जैसा दंभ और अहंकार खनखनाता था। बंदूक की गोली की तरह कोई चीज मस्तिष्क की नसों को चीरती चली गई। ऊंची मीनार से जैसे किसी निर्मम ने ठोकर मारकर धकेल दिया हो। मैं एकदम तनकर बैठ गया। दोनों भवें आपस में खींचकर मिल गई। चोट की गहराई को समझकर जैसे क्रुद्ध हुंकार उठी। हम्म। सांस का झोंका नाक से निकला और दोनों नथुने फैलकर लाल उठे। तो यह बात है। मैं दृष्टि अधिक से अधिक तीखी करके पृष्ठ के निर्जीव अक्षरों को घूरता रहा। बलवान किंतु बंदी शेर की तरह यही एक वाक्य कभी हृदय के इस कोने में, कभी उस कोने में प्रचंड वेग से टकरा टकरा कर बार बार प्रतिध्वनि होता रहा। अच्छा तो ये बात है, अच्छा तो ये बात है। उफ, कितना बाल बाल बचा हूँ, कैसा गजब हो जाता अभी। पुकारने में कसर ही क्या रह गई थी। सारे शब्द जबान पर तो आ ही गए थे। पूरा का पूरा वाक्य मैंने सोच लिया था। कितने बड़े भ्रम और कैसी जबरदस्त भावुकता में बह गया था मैं। अभी पुकार उठा होता जो जिंदगी भर को निगाह नीची हो जाती। उफ, कितना दम। एक ही शब्द में जैसे तेजाब भरा हो। ये शायद दूसरी बार इतना साफ उसका स्वर सुना है मैंने। कैसा उज्जड लहजा है। इस कटार जैसी तीखी वाणी के सामने ही मैं झुकने जा रहा था। इसी के कैसे अच्छे मौके पर रक्षा की है भगवान ने मेरी। सारी जिंदगी रोता रहता। समझना है मुझे, इस दम को समझना है। जरा सा पढ़ क्या ली, अपने आप को खास खुदा ही समझने लगी है। और क्या खाक पड़ी है? भाभी ने ठीक ही कहा था। बड़ा घमंड है पढ़ने का, अपने रूप का। भाई कोई लाख कहे स्त्री जैसा स्त्री को समझ सकती है, पुरुष थोड़े ही ना समझ सकेगा। बिल्कुल ठीक बताया था उन्होंने। मुझे दबा कर रखना होगा। तब मुझे अपनी बाहों में ऐसी फड़कन महसूस हुई कि अभी सीधे वहां जाऊं और लात घूंसों से उसकी ऐसी मरम्मत करूं
कि सारी सेखी झड़ जाए और 3-5 भूल जाए। कभी-कभी भाई साहब खींच कर भाभी को तमाचा मार देते हैं। उसे देखकर घंटों मेरा मन खराब रहता है, लेकिन इस क्षण लगा कि बिल्कुल ठीक करते हैं। हमला का आदर स्वाधीन है। तुलसीदास ने जो स्त्रियों के बारे में लिखा है, वो हजारों सालों के अनुभव का निचोड़ है। नारी, नारी ने बड़े-बड़ों को उँगलियों पर नचाया है, लेकिन ये वो बंदर है जो डंडे के आगे नाचता है। मैं भी अभी-अभी किसी बेवकूफ़ी की बातें सोच रहा था। भविष्य के दाम्पत्य सुख की बात, क्रीड़ा और किलकारियों की बात, वह भी इस औरत के साथ? नहीं, नहीं। आज मैं सारे देवताओं और स्वयं भगवान को साक्षी करके प्रण करता हूँ कि इस स्त्री से मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। कभी समझौता नहीं होगा, हो नहीं सकता। जो अपने को दुनिया में सबसे अक्लमंद समझता हो, उससे निभी कैसे सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। वास्तव में मेरे जैसा बेवकूफ़ मिलना भी बड़ा मुश्किल है। ज़रा अहमद ने कह दिया, जाने झूठ या सच, और लगे ज़मीन आसमान में कुलाचे बाँधने। वैसे भी बाक व्यंग्यों को समझता वो कहाँ है? ओह! संसार कितना भयानक है, कितना फिसलन भरा है कि ज़रा असावधान हुए और गए। इस तेज़ धार में फिर पाँव जमाना असंभव है। तभी तो हमारे यहाँ इसे माया और भ्रम कहा गया है। तभी फिर हल्की पदचाप, झनक और ससराहट कि लगा कि कोई आ रहा है। मेरा सोचना रुक गया, होगा कौन? वही रानी जी होंगी, या हो सकता है बहस करने, समझाने की कोशिश करने के लिए जोश में भाभी ही उठी चली आ रही हों। अगर भाभी हुई तो 3 घंटे का अच्छा खासा शास्त्र छिड़ जाएगा। कई बार दृढ़ स्वर में मैंने दोहराया, आज ब्रह्मा विष्णु महेश संसार की कोई शक्ति क्यों ना आ जाए, हमारा समझौता नहीं होगा। नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं जानता हूँ वो झुकेगी नहीं, उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देगा। और यहाँ भी ऐसी मिट्टी के नहीं बने हैं, लोहे का वाला पाला इस्पात से ही तो पड़ा है। देखिए कौन टूटता है। तब तक वह द्वार पर आ गई। भाभी नहीं, वही थी। बिना किसी झिझक के उसने दहली पार की और बिना इधर-उधर देखे सीधे अपने सामान की ओर बढ़ी। मैं अधिक से अधिक अनजान बना हुआ तना बैठा रहा। संदूक खुला, फिर से डोलची खोली, उसमें से न जाने क्या-क्या निकाला रखा गया, उन्हें बंद किया गया, और यह सब मैं कनखियों से देखता रहा, या आवाज़ों से अनुमान लगाता रहा। कोठरी के दूसरे सिरे पर खड़ी हुई खाट के पास जमीन पर कुछ बिछाया गया और एक पुरानी सी धोती को गोल मोल करके सिर के नीचे रखकर वो मेरी ओर पीट करके लेट गई। लेट जा, मेरा क्या आता जाता है। उपेक्षा से सिर झटक कर मैं फिर सोहराब और रुस्तम खंड काव्य में मन लगाने की कोशिश करने लगा। आखिर ये अपने आप को समझती क्या है? स्वर्ग की अप्सरा या सरस्वती का अवतार? क्या कुछ दिमाग ही ठिकाने नहीं लगता। बच्ची जी को मालूम तो पड़ गया होगा कि किससे मुकाबला पड़ा है। मोम नहीं है ये, यूं ही जरा से गर्मी से पिघल जाए। वरना कोई हमें बता दे, दुनिया में ऐसा उदाहरण जहाँ सुहाग रात के दिन इतनी दृढ़ता और संयम किसी ने रखा हो। सारा दम तो उसी दिन झड़ गया होगा। सोच कर आई होंगी कि दबा कर रखूंगी, पति को पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाएगा। जब देखा नहीं हुआ तो सोचा होगा 2-1 दिन में खुद दौड़ा दौड़ा आएगा। और मैं कहता हूँ कि जिंदगियां यूं ही बिता दूंगा। जरा सा पढ़ के अपने को 30 मार्का ही नहीं समझने लगी हैं। कैसी पढ़ी हैं? तनकैद पढ़ी रहो, रात भर पढ़ी रहो, जिंदगी भर पढ़ी रहो। यहाँ यह भी नहीं पूछेंगे कि क्यों पढ़ी हो। मर जाओगी तो उठाकर फिकवा देंगे। बाप का घमंड तो यहाँ सहते नहीं है, और इनका सहेंगे। तुम हो किस खेत की मूली? और सच बात तो यह है कि यहाँ जरूरत किसे थी तुम्हारी? सो तो कहो कि घर वालों ने ही फंसा दिया है। नहीं तो इतनी सबकी नौबत ही नहीं आती, अपने घर ही खुश रहती। हमने समझा था चलो समझदार होगी, समझदार होगी। वहाँ समझ जिंदगी में जानी नहीं, होती क्या चिड़िया है। कुत्ता समझता है कि गाड़ी उसी के बल चलती है। कहाँ दलदल में फंसा दिया हमें तो बाबूजी ने, वरना अपने खेलते थे और मस्त रहते थे। खैर अब दो दो हाथ यह भी सही। और रात गहरी होती चली गई। आसपास दूर की सांस तय करते गली बाजारों में कभी-कभी चौकीदार की लंबी लयपूर्ण आवाज लहराते फीते की तरह एक सिरे से दूसरे सिरे तक दूर चली जाती, जिससे रूह की तरह लरजती प्रतिध्वनियां इधर-उधर फहराकर डूबती सी लगती। कभी-कभी दूर पर विचित्र-विचित्र स्वर में रेल के इंजन भामा करके चीखते उठते और निर्द्वंद भयानक नृत्य की तरह उठकर ऊपर खड़ी होती हुई उन आवाजों के नीचे कुत्तों का भौंकना ऐसा बचकाना लगता जैसे ऊंचे चिकने लोहे के लट्ठों के आसपास चूहे उछल कूद रहे हों।
कभी इक्के तांगे अपनी भारी खड़खड़ घोड़े के गले में बंधी घंटियों से वातावरण गुजारते चले जाते और फिर गहरे सन्नाटे में लिपटा सब कुछ करवट बदल सो जाता। बिना किसी और ध्यान दिए मैं अपने सामने प्रभा की काल्पनिक मूर्ति बनाकर जो सुरीले ढंग से उससे जाने क्या क्या सवाल जवाब करता रहा। भाषण देने का उस समय दौरा आ गया था। अपनी पिछली सोची हुई एक एक बात को मैं क्रोध में दोहराता, दुगने आवेश से उसका उत्तर देता, उसकी व्यर्थता और उसकी बेवकूफ़ी पे गालियाँ देता और उसे छोड़कर अगली बात उठाता। रह रहकर उद्योगी और निष्क्रिय क्रोध से दाँत पीस-पीस कर कहता, "प्रभा जी, अभी समझी नहीं हो कि आपके भाग्य ने आपको किसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जब समझ लोगी तो जानोगी कि मैं आदमी कैसा हूँ।" फिर सोहराब और रुस्तम की पंक्तियों को ऐसे आत्मविश्वास से दोहराता मानो वे इसी अवसर के लिए लिखी गई थी। ये वे पंक्तियाँ थीं जहाँ रुस्तम को ललकार कर सोहराब कहता है कि हजारों युद्ध क्षेत्रों में मेरा वास्ता पड़ चुका है, लेकिन आज तक कभी वो मौका नहीं आया कि मुझे युद्ध क्षेत्र छोड़ना पड़ा हो या मेरा दुश्मन जिंदा बच निकला हो। प्रभा जी याद रखें, नेवर द फील्ड वाज लास्ट नॉट द फोर्सेप्ट। हाँ, मेरा पहले दिन का व्यवहार बिल्कुल ठीक था। उसमें कोई भी बात अनुचित नहीं थी। ऐसे व्यक्ति के साथ यही होना चाहिए। आज से तो इसका मान-मर्दन मेरा पहला लक्ष्य हो गया है। और रात की पहाड़ी घाटियों से अंधकार का काला झरना चुपचाप फिसलता रहा। लहर-लहर की तरह क्षण पर क्षण बीतते रहे। रात गुजरती रही। काफ़ी देर से एक सी जलती रहने के कारण लालटेन की बत्ती एक सिरे की ओर से कुछ अधिक जल चुकी थी। इसलिए दूसरे सिरे से लौ काफ़ी ऊँची उठने लगी थी। मैं चुपचाप बैठा सोचता रहा, सोने की याद ही किसे थी उस समय। कभी सामने सुकड़ी पड़ी प्रभा को घृणा से देख लेता और फिर अपने आप में खो जाता। मुंह बनाकर विद्रूप से दोहराता, हम वहां नहीं जाएंगे। फिर अब क्यों आई ही हैं? ऐसी ही थी न वहीं पे डूब के मर जाती। बत्ती का संतुलन बिगड़ गया था, सो धुआं तेज होता रहा। लालटेन के सिरे में धुएं की गांठें जमती रहीं और शीशे की साफ चिमनी पर कालिमा का परत 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 चढ़ती रही।